घर में भीड़ भाड़ और मजमा बढ़ता ही जा रहा था। चारों ओर से सजावटों की भरमार थी। घर का एक एक कोना सुंदरता के सर्वोच्च संभावित मानक बिंदुओं को छू रहा था। पूरा घर जगमगा रहा था, पर सबके चेहरे खिले नहीं थे। दूल्हा अविनाश तो एक अलग ही कसमकस में था। एक ही डर तो उसे लगातार खाए जा रहा था। यह शादी हो तो रही थी उसकी मर्जी से ही, पर घर वालों पर उसका जोर दिनों दिन कम होता जा रहा था। लड़की दूसरी जाति की है, दहेज नहीं दे रही है, आदि ताने उसके प्रेम को कमज़ोर किए जा रहे थे। बेचारा दोनों तरफ से वह आश्वासन ही देता फिर रहा था। चाहे वह अपने घर वालों को ये कहना हो कि लड़की वाले पूरा संतुष्ट हैं और तैयार हैं, और लड़की वालों से भी ये कहना कि मेरे घर वाले भी खुशी खुशी सहमत हैं। पूरे समय मानो उसी की जान हलक में अटकी थी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे नाते रिश्तेदार धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। अभी कल ही तो बुआ मामा के बेटे बेटी आए थे। आज पूरे परिवार को शादी की खरीदारी करने शहर जाना था कि उसकी होने वाली पत्नी अदिति का फ़ोन आ गया और उसने हाल चाल पूछा। अभी कुछ अविनाश बोल ही पाता कि उससे पहले ही उसके छोटे भाई बहन शरारत में फ़ोन छीनकर भागने लगे। फिर बात होती ना देखकर वह बेमन से घर वालों के साथ गाड़ी में बैठकर शहर जाने लगा। अब न जाने क्या हुआ होगा जिस कारण से अदिति ने फ़ोन किया था। यह सवाल अब उसे धीरे धीरे पूरे रास्ते में कौंधने लगा। सच्ची है, रिश्तेदारों का आ जाना आजकल के समय में खुशियाँ कम आफत ज़्यादा हो गया है। ये बातें अविनाश ने सुनी तो बहुत थीं, पर आज वो इस बात को करीब से देखकर महसूस कर रहा था। उसे इस बात का भी एहसास था कि उसके परिवार वालों को इतनी तकलीफ़ नहीं थी उसकी लव मैरिज से, जितनी तकलीफ़ उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों को थी। और यही रिश्तेदार ही उसके परिवार वालों के कान भी भर रहे थे। अरे, बेटे को नौकरी करने भेजा था, पता नहीं वो कहाँ से इसके गले आकर पड़ गई। ऐसे वैसे ताने अविनाश बहुत सुन चुका था, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि वो ऐसी फालतू बातों पर तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देता था। गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा अविनाश जल्दी जल्दी गुजरते पेड़ों को देखकर अपने अतीत को याद करके अपने आप को यादों में ढकेल रहा था कि कैसे उसके और अदिति के व्यवहार, विचार और समझ एक दूसरे से कितने मिलते थे। दोनों इन पेड़ों की ही भांति एक साथ बढ़ते फलते और पूरे घर परिवार के लिए छांव बन जाते। अभी यह सब वो सोच ही रहा था कि बुआ ने उसके कंधे को झकझोरा। सहसा ही वह अतीत के अनंत और भविष्य की गहराइयों से निकलकर वर्तमान की सच्चाइयों से फिर से रूबरू हो गया। बुआ ने लगभग सबके सामने ताना मारने के मकसद से ही पूछा, अरे कुछ घर का काम धाम भी कर लेती है या सिर्फ गाल ही चलाती है? अब ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग एकटक अविनाश को निहारने लगे। इस बार तो अविनाश ने भी थोड़ी हिम्मत और दृढ़ता दिखाई और बोल पड़ा कि काम तो वह पूरे ही कर लेती है बुआ, घर के भी और बाहर के भी। आखिर वो नए ज़माने की लड़की है, फुल इंडिपेंडेंट। पर हाँ, वो किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करती। ये बात पूरे ऑफिस को भी पता है। अविनाश का इतनी बेबाकी से जवाब देकर बुआ को चुप कराना साथ बैठे कई लोगों को एक संदेश देकर गया। आगे पूरे सफ़र भर सन्नाटा और चुप्पी ही छाई रही। अब धीरे धीरे अविनाश को भी ये बात समझ आने लगी कि ज़िंदगी उसकी है तो निर्णय भी उसी का होगा, फैसला वही करेगा। किसी नाते रिश्तेदार के कहने भर से वो अपना सोचा समझा शादी के फैसले से डिगेगा नहीं। आखिरकार कमी भी क्या है अदिति में? अच्छी लड़की है, अच्छे संस्कार हैं, पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा दिल्ली में जॉब करती है। जब माँ पिताजी को उससे मिलाया था तो दोनों को अदिति बहुत पसंद भी तो आ गई थी ना। यही सब सोचते सोचते अविनाश लंबे सफ़र में थोड़ी देर आराम करने के लिए सिर बाईं ओर करके लंबी सांस भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद।